नमस्कार, फेस बियॉन्ड फेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम आपसे मिलाने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की सियासत की एक खास शख्सियत से। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश मंत्री लोकेंद्र पाराशर से। लोकेंद्र पाराशर प्रदेश मीडिया प्रभारी के रूप में 7 साल तक सेवाएं दे चुके हैं। इसके बाद लगातार 3 अध्यक्षों के कार्यकाल से वो प्रदेश मंत्री का दायित्व भी संभाल रहे हैं। लोकेंद्र पाराशर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार। नमस्कार अतुल जी, बहुत धन्यवाद। आपके परिचय में एक और अलंकार जोड़ना मैं भूल गया। आप पेशे से एक पत्रकार भी हैं। पत्रकार के साथ फिर संघ की विचारधारा से जुड़ना, बीजेपी में प्रदेश मीडिया प्रभारी बनना, 7 साल तक प्रभारी रहते हुए आपने 3 अध्यक्षों के साथ काम किया। इसके बाद प्रदेश मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं और नई टीम में भी आप प्रदेश मंत्री के तौर पर हेमंत खंडेलवाल जी के साथ हैं। तो ये जो सफर पत्रकारिता से लेकर अब तक कैसा आपका रहा? नहीं, आपने बहुत सही बात कही और मुझे कई बार लगता है कि एक नहीं 2 अलंकार हैं। एक तो पत्रकार होना, उसमें कभी था नहीं होता। पत्रकार का स्वभाव पत्रकार ही रहता है, वो किसी भी काम में चला जाए तो पत्रकार, उसके अंदर वो जीन्स है, वो हमेशा उसको कुछ ना कुछ अंदर से प्रेरित करता रहता है। और दूसरा, एक स्वयंसेवक होना। स्वयंसेवक कभी था नहीं होता। एक बार संघ स्थान पर जाता है, शाखा जाता है, उस दिन से स्वयंसेवक ही रहता है मृत्यु तक। इसलिए दोनों ही स्थायी है मेरे साथ। और उसी स्वभाव के कारण संगठन क्या है, संगठन की मर्यादाएं क्या हैं, ये कृपा पूर्वक अपने संगठन के लोगों से सीखने को मिला। और यही था कि कई मित्रों ने मेरे से कहा कि आप नंद कुमार सिंह चौहान के समय मीडिया प्रभारी बने थे, फिर राकेश सिंह जी ने मैं आपको कंटिन्यू रखा, फिर बीडी शर्मा जी जब अध्यक्ष बन के आए उन्होंने भी कंटिन्यू रखा। तो ऐसा क्या करते हो? मैंने कि मैं कुछ नहीं करता, मैं अपने संगठन का काम करता हूँ। जितनी लाइन ड्रॉ की गई है उस लाइन पे चल के अपने घर जाके सो जाता हूँ। इतना ही मैंने इतना ही सीखा है कि जितना बताया गया उतना ही करना, जितना सूचना है उतना पालन करना, अन्यथा कोई काम नहीं करना। नहीं तो ये जो ग्वालियर की पृष्ठभूमि, चंबल का पानी आपके जीन्स में है, तो वहां से राजनीति की दिशा पकड़ना और राजनीति में लगातार एक सम्मानजनक स्थिति में रहना, वो भी भारतीय जनता पार्टी जैसे संगठन में जो पार्टी विश्व की सबसे बड़ी कैडर बेस पार्टी कहलाती है। और मुझे लगता है कि ग्वालियर को ये सौभाग्य प्राप्त है कि वहाँ ऐसी विभूतियों का जन्म हुआ जिनके नाम से भारतीय जनता पार्टी जानी गई और जिनके काम से आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल है। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी अजात शत्रु के रूप में पूरा विश्व उनको जानता था, वो ग्वालियर की मिट्टी की देन है। राजमाता सिंधिया साहब, जिन्होंने संगठन के कार्यों के लिए अपनी सगाई की अंगूठी तक निकाल के दे दी कि इसको बेच दो और खर्चा चलाओ, ऐसी तपस्वी मां हमारी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक इसकी चिंता की कि संगठन चलना चाहिए, कौन से भवन में किस कार्यालय को खोला जाए, किसको धन की आवश्यकता है, मतलब कार्यकर्ता की छोटी छोटी परेशानियां क्या, उनको कैसे दूर करना चाहिए। ऐसी वो भूमि है जिसने ऐसे एक पिता के रूप में, एक माँ के रूप में हमको एक ऐसे प्रेरणाएं दी हैं, जिनके कारण से आज भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व में सबसे बड़ा राजनीतिक दल आज कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। और मुझे लगता है उसकी नींव में इसी प्रकार की हुतात्माएं रही हैं, इस कारण से आज हम इस स्थिति में। तो ग्वालियर से आपने पत्रकारिता की शुरुआत की। पत्रकारिता का पेशा भी बहुत चुनौतीपूर्ण रहा होगा जब आपने शुरुआत की होगी। तो किस तरह की वो पत्रकारी यात्रा रही और कैसे बीजेपी में आने का बेस बनी वो? देखो, हमने जब पत्रकारिता प्रारंभ की तो हमने पत्रकारिता में अपने जो सीनियर थे उनके अंदर मूल्य देखे, कीमत नहीं देखी, मूल्य देखे, जीवन के मूल्य क्या हैं। मुझे एक घटना याद है कि स्वर्गीय पटवा जी ने एक बड़ा आंदोलन किया, कांग्रेस की सरकार थी ग्वालियर में, और उस आंदोलन में पथराव हुआ, लाठीचार्ज हुआ, जेल भरो आंदोलन था और नवंबर का महीना था, मुझे याद है अच्छे से। और उसमें पत्थर एक हमारे सिर में आके भी पड़ा। हम उस समय रिपोर्टिंग करते थे तो हम बिल्कुल बड़बड़ाते हुए अपने ऑफिस में पहुंचे। हम जोर जोर से कह रहे थे कि आज पुलिस को छोड़ेंगे नहीं। आज उसने मेरे को खून से पूरा सराबोर था मैं। तो मेरे संपादक ने नीचे को ऐसे चश्मा किया कैबिन से और बुलाया, इधर आइए मिस्टर। मैंने कहा जी सर। आपको किसी पुलिस वाले ने पूछ के कहा कि आप रिपोर्टर हो गए, इसमें पत्थर मारो, लाठी मारो? मैं नहीं सर। किसी बीजेपी के कार्यकर्ता ने पूछा कि ये पत्रकार है, इसको पत्थर मारो? मैं नहीं। तो फिर आप ऐसा करिए, कहीं गली में परचूने की दुकान खोलिए, पत्रकारिता छोड़ दीजिए। ये घमंड करने की आवश्यकता नहीं है। आप महामानव नहीं हैं, आप पत्रकार है। और ये रिस्क लेने की अगर स्थिति है, फौज में जो व्यक्ति जाता है वो किसी को शिकायत नहीं करता कि मेरी गोली आगे से लगी कि पीछे से लगी। आप गोली चलाने, दुश्मन को पराजित करने ही जाते हैं।
तो पत्रकार को भी ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि उसको चिन्हित करके नहीं मारा ना, तो आप एक आम आदमी हैं, आपका काम है, आप रिपोर्ट करिए। ये खबर नहीं लिखी जाएगी कि पत्रकार के सिर में लाठी मारी, नहीं लिखी जाएगी। ये मूल्य हमने सीखे, छोटी छोटी बातें सीखी। रात में कोई भी ऐसा काम है, किसी भी डेस्क का काम है, हमारा काम है, ये हमारी पूजा है, ये हमारी विश्वसनीयता है। खबर उस समय जब लिखी जाती थी तो उस पर एक्शन होता था, क्योंकि खबर की विश्वसनीयता थी। मैं मतलब दुर्भाग्य से कहना चाहता हूं कि कई ऐसी परिस्थितियां आ गई हैं, सबके लिए मैं नहीं कहता, कि अब खबर लिखी जाती है तो उस पर रिएक्शन होता है। खबर क्यों लिखी गई है? पहले खबर लिखी जाती थी तो खबर लिखी गई है, इस पर एक्शन करना है, ये सही है। अब ये लिखा जाता है ये सही है या गलत है, इसका विश्लेषण होता है। कि दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति आना नहीं चाहिए थी, लेकिन आई है पत्रकारिता में। तो हमने मूल्यों की पत्रकारिता की और जितनी सूचना है उसका पालन करना, यही सीखा। और मुझे लगता है कि पहले दैनिक भास्कर में मैंने प्रशिक्षण किया, कुछ वर्ष वहां काम किया। उसके बाद जब मैं स्वदेश में आया तो मैंने स्वर्गीय माणिकचंद वाजपेयी जैसी महामानवों के साथ काम किया, जिन्होंने जीवन भर वेतन नहीं लिया कभी। मेरे संस्थान के प्रधान संपादक थे, अवैतनिक, एक धोती कुर्ता फटा हुआ पहन के वो प्रधान संपादक जब आते थे तो हम लोग ऐसे लेट जाते थे उनके कदमों में, उनके चरणों में। ये आस्थाएं थी उनके प्रति। तो ऐसी मूर्तियों को, जब ऐसी प्रतिमाओं को हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि हमारा आचरण उसी प्रकार का बनता चला जाता है। पत्रकार के रूप में आपने ग्वालियर की राजनीति को बहुत करीब से देखा और फिर मीडिया प्रभारी के रूप में और अब प्रदेश मंत्री के रूप में। ये पॉलिटिक्स के 3 फेज आप देख पा रहे हैं कि मीडिया प्रभारी की भूमिका ब्रिज की होती है। एक तरफ पत्रकार होता है, फिर मीडिया प्रभारी होता है, फिर मेन स्ट्रीम लीडर होता है। तो तीनों के रूप में आपने राजनीति को किस तरह से बदलते हुए देखा? देखो, पत्रकार के रूप में तो मैंने निश्चित तौर पर वहाँ राजमाता साहब को बहुत करीब से देखा, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को बहुत करीब से देखा, नारायण कृष्ण सेजवलकर जी जो पहले महापौर इस देश में बने भारतीय जनता पार्टी के, उनको बहुत करीब से देखा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी बने वो। प्रभात जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष बने भारतीय जनता पार्टी के, उनके साथ तो मैंने कलम पकड़ना सीखी, वो मेरे सीनियर थे। माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर ग्वालियर से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने, केंद्रीय मंत्री रहे, आज विधानसभा के अध्यक्ष हैं। तो कुल मिला के ग्वालियर में बीज है राजनीति का, मूल्यों का बीज है, राजनीतिक मूल्यों का। आज नरेंद्र सिंह जी को आप देखो, उनकी गंभीरता आप देखिए, उनके काम करने के तरीके देखिए, प्रभात जी की ऊर्जा लोगों ने देखी, प्रभात जी किस प्रकार से काम करते थे, राजमाता जी का वात्सल्य लोगों ने देखा। नारायण सेजवलकर के परिवार में यह हुआ कि उनके परिवार के एक व्यक्ति को संघ स्थान पर सांप ने काट लिया, वो गुजर गए, उसके बावजूद वो परिवार संघ का ऋणी की तरह काम करता है, आज भी काम करता है। ऐसे लोगों को अपने ग्वालियर में देखा है। और उनको देखते देखते पत्रकारिता से अचानक राजनीति में जब आना हुआ तो आपने कहा ब्रिज का काम मिला, टेबल के इस पार आ गया मैं अचानक। जो पत्रकार हमेशा राजनेता में कुछ ना कुछ ढूंढता रहता था, वो मुझे ऐसा काम मिला कि मेरे यहाँ अगर कुछ है भी तो पत्रकार को पता न लगे। पत्रकार को अच्छा अच्छा कैसे बता सकते हैं, मीठा मीठा कैसे खिला सकते हैं, ये जिम्मेदारी बहुत कठिन होती है। लेकिन मुझे लगता है कि प्रेम पूर्वक जो मूल्यों के पत्रकार हैं, मूल्यों पर जो पत्रकारिता करते हैं, उनकी कभी कोई अपेक्षा, अनपेक्षित अपेक्षा कभी किसी राजनेता से रहती नहीं है। और मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि जिनकी अपेक्षा रहती है उनकी परवाह नहीं करना चाहिए, उनका प्रभाव समाज में होता नहीं है। समाज को बहुत क्लियर पता है अतुल जी कैसे पत्रकार हैं, ये समाज को बहुत क्लियर पता है। और अगर मूल्यों के पत्रकार वो हैं तो उनके साथ मूल्यों की बात करेंगे, हमेशा कीमत की बात नहीं करेंगे। मुझे कोई कठिनाई नहीं हुई, 7 साल तक मैं रहा, नंदू भैया से के साथ रहा, स्वर्गीय नंदू भैया जी आज नहीं है इस दुनिया में। उनसे मैंने सीखा ताकत से काम कैसे करना है, कार्यकर्ता के लिए कैसे लड़ना है, इमोशंस के साथ काम कैसे करना है। राकेश सिंह जी भाई साहब आए, राकेश सिंह जी से हमने सीखा कि व्यवस्था क्या होती है, व्यवस्था का पालन कैसे करना, फाइल कैसे रखना है। यहां तक वो चिंता करते थे कि फाइल कैसे रखी जाएगी, आप मुड़ेंगे तो कैसे मुड़ेंगे, देखेंगे तो कैसे देखेंगे, बात करेंगे तो कैसे करेंगे। मतलब व्यवस्था पालन के बहुत आग्रही थे वो। तीसरे अध्यक्ष मुझे मिले विष्णुदत्त शर्मा जी, उनका जो काम करने का तरीका था, तेज, कितनी तेज गति से काम करना है, युवाओं को कैसे जोड़ना है, ये उनका अद्भुत क्षमता थी उनके अंदर। तो 3 अध्यक्षों के साथ में मीडिया प्रभारी रहा। और निश्चित तौर पर समाज में जब हम काम करते हैं तो मीडिया ही वो चीज है जो हमारे काम को समाज तक ले जाता है। तीनों की ही अपने अपने प्रकार की अपेक्षाएं रही कि व्यवस्थित रूप से अपने काम को ले जा सकें हम समाज तक, और उसका मीडिया से मित्रवत संबंध रखते हुए। कुछ लोग कहते हैं मीडिया मैनेजमेंट, मैं ये कहता हूं मीडिया मैनेजमेंट इज नथिंग। मीडिया को मैनेज मत करिए, कृपा रखिए, उसकी गरिमा बनाए रखिए। मीडिया तक सही खबर अगर पहुंचती रहेगी
तो कोई मैनेजमेंट की आवश्यकता नहीं है। मीडिया कोई बिकने की चीज नहीं, इसको मैनेज किया जाए। मीडिया को आवश्यकता है खबर की, बाकी किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। आप नहीं देंगे तो आपके लिए जो रिक्त स्थान है उसमें दूसरी खबर लगाई जाएगी, फिर सवेरे रोना नहीं रोना चाहिए कि हमारी खबर नहीं लगी, दूसरे की लग गई। तो इसलिए वो सक्रियता से काम करने की कोशिश की। एक जब आप मीडिया प्रभारी बने, बीजेपी की शासन व्यवस्था थी, उसके बाद 18 में चुनाव हुए, कांग्रेस की शासन आ गई। इसके बाद वीडी शर्मा के अध्यक्ष बनते ही वो शुभंकर हो गए और सत्ता छीन ली आपने। ये 3 फेज जो थे, तीनों फेजों के एक्सपीरियंस क्या रहे? मुझे लगता है कि जब 15 महीने 18 महीने की सरकार नहीं थी हमारी, उस कालखंड को देखना भी बहुत जरूरी था कि विपक्ष में रह के मीडिया को कैसे बात करना। और मैं आज गर्व के साथ ये कह सकता हूं कि माननीय शिवराज जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हो गए थे, यहाँ पहले राकेश सिंह जी अध्यक्ष थे, फिर उसके बाद वीडी शर्मा जी रहे। अखबारों में, चैनल्स में अगर मुख्यमंत्री को स्थान मिलता था तो उससे कम स्थान शिवराज जी को, राकेश सिंह जी को, वीडी शर्मा जी को नहीं मिला, बराबर मिला। ये केवल व्यवहार, लोक व्यवहार, अच्छे संबंध रखना, समय पर जानकारी भेजना, इसलिए प्रोफेशनली काम मैं उसमें कर पाया, क्योंकि मैंने जीवन भर यही काम किया कि खबर की टाइमिंग क्या होती है। खबर टाइम से चलती है साहब। एक खबर जो लीड खबर होती है, बैनर खबर होती है, अचानक 1 सेकंड के अंदर वो खबर सिंगल कॉलम की नहीं बचती। कई बार घटनाओं के ऊपर है। खबर का महत्व घटना से है, खबर का महत्व स्थान से है, खबर का महत्व व्यक्ति से है। उन तीनों चीजों को आप सामंजस्य बना के आपको काम करना होता है। तो मुझे लगता है कि हम कांग्रेस से बहुत ज्यादा तेज थे इस मामले में। हम बहुत छपते थे, कांग्रेस, कमलनाथ जी उतना नहीं छपते थे। तो ये असर गोदी मीडिया का था क्या, जो आरोप लगता है कि मोदी जी ने मीडिया को गोदी मीडिया बना दिया, तो उसी के कारण बीजेपी को इतना वेटेज मिलती? मैं बहुत निसंकोच आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं अतुल जी, कि मीडिया के मित्रों को बैठकर एक बार एक पंचायत करनी चाहिए कि हम अपने ही मित्रों की गरिमा क्यों गिराने जा रहे हैं। कोई इस प्रकार का प्रशिक्षण, सेशन, कार्यशाला जो आपको करनी हो वो करनी चाहिए कि भाई कोई मित्र अगर गलत रास्ते पर है तो उसको बताएं, लेकिन पत्रकारिता में राजनीति नहीं करना चाहिए। पत्रकार तो अपनी खबर का मित्र होता है भाई, उसको तो खबर चाहिए। आपकी सरकार है, आपसे खबर लेगा, मेरी सरकार है, मेरे से खबर लेगा। लेकिन किसी पत्रकार को गोदी मीडिया कहना, बिकाऊ मीडिया कहना, चालू मीडिया कहना, ये इस प्रकार की अपमानजनक शब्दावली को न तो राजनेताओं को बोलना चाहिए, न मीडिया के मित्रों को, अपने मित्रों, अपने भाइयों के लिए बोलना चाहिए। दुर्भाग्य से कुछ मीडिया के लोग ही कुछ लोगों को मीडिया के बारे में इस प्रकार की चर्चाएं करते हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और भारत का जो चौथा स्तंभ कहते हैं अपन, भले ही संवैधानिक नहीं है उसकी व्याख्या, उसके लिए अच्छा नहीं है उसके भविष्य के लिए। इस प्रकार के शब्दों के इस्तेमाल के मैं बेहद विरुद्ध हूं, चाहे वो कांग्रेस से जोड़कर कहा जाए या बीजेपी से जोड़कर कहा जाए। नहीं, पर अभी वर्तमान प्रदेश कांग्रेस का अक्सर ये आरोप या ये फ्रस्ट्रेशन प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये आप छापोगे नहीं, आप तो वही छापोगे जो सरकार कहेगी, बीजेपी कहेगी। तो क्या वास्तव में जो सरकार या बीजेपी कहती वही छपता है? क्योंकि आप तो विपक्ष में थे, तब आप कैसे छपते थे? देखो दिक्कत क्या है कि कांग्रेस के नेता मजबूरी में कहें, भय से कहें, क्या कारण है, बुद्धिहीनता की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। क्योंकि उनका जो नेता है, भले अध्यक्ष कोई भी हो, पर नेता उनका एक ही है, आप भी जानते हैं कौन है। उनका बौद्धिक जो लेवल है, उनके बौद्धिक लेवल से नीचे का बौद्धिक लेवल रखना इनकी मजबूरी है। अपने बॉस को खुश रखना है, भले ही हमारा सामाजिक बौद्धिक पतन होता चला जाए तो होता चला जाए। अरे जो व्यक्ति वोट चोरी बेहूदी बातें करता हो, उसके अनुयायियों की क्या स्थिति होगी। बड़े बड़े कद्दावर नेता कांग्रेस छोड़कर चले गए इसी कारण से चले गए। जिस पार्टी का नेता अपनी ही सरकार के ऑर्डिनेंस को लाके प्रेस के सामने फाड़ के फेंक देता हो, उनका कोई मानसिक लेवल है? तो उनके मानसिक लेवल से अगर बड़ा लेवल आप दिखाओगे तो कांग्रेस से बाहर हो जाओगे। इसलिए वो जितनी मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं, उससे ज्यादा मूर्खतापूर्ण बातें करके ही उनकी गुडविल आप प्राप्त कर सकते हो, गुडबुक में रह सकते हो। इस मजबूरी में कई विद्वान लोग, कई अच्छे राजनेता कांग्रेस के, कुछ विद्वान पढ़े लिखे युवा नेता भी इस प्रकार के काम कर रहे हैं जो उनके भविष्य को बर्बाद करेगा। नहीं, पर आप कह रहे हैं कि वो गर्त में चली गई, लेकिन 18 में आप जब मीडिया प्रभारी थे, कांग्रेस ने सरकार बना ली थी, इसी कांग्रेस ने बनाई थी। तो ये लोगों के सॉफ्ट कॉर्नर की वजह से बनी, बीजेपी की कमजोरियों की वजह से बनी, मीडिया मैनेज नहीं हो पाया, या प्रॉपर ब्रांडिंग नहीं, कारण क्या रहा? देखो क्या है, 3 बार की सरकार हमारी हो गई थी। निश्चित तौर पर छोटी मोटी चीजें सरकार में कई बार चलती हैं, यार बहुत हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। लेकिन कमलनाथ जी ने सरकार बहुमत की बनाई थी, ये भी छद्म बात है।
उस प्रकार की सरकार जिस प्रकार की कमलनाथ जी ने बनाई थी, इस प्रकार की सरकार हम भी बना सकते थे। बहुत सीटों में अंतर नहीं था, वोट परसेंट हमारा जाता था, सीटें एक दो अंतर था। माननीय शिवराज जी के पास में उस समय था, जब रिजल्ट आ रहे थे, पहले बात हुई थी कि सरकार फोन करेंगे, फिर हमें लगा कि हमारा नंबर नहीं है, तो हमने रात में 3:30 बजे ट्वीट करके घोषणा की थी कि हम राज्यपाल जी को इस्तीफा देने जा रहे हैं, क्योंकि मूल्यों की राजनीति करना है। नंबर नहीं है, सरकार नहीं बनाएंगे। कमलनाथ जी ने जैसी तिकड़म की थी वैसी सरकार तो कभी भी बन सकती थी, और कमलनाथ जी की तिकड़म काम नहीं आई, उनके साथी छोड़ के भाग गए, फिर सरकार बन गई हमारी। क्योंकि कमलनाथ जी कहते थे अपने साथियों, चलो चलो टाइम नहीं है, चलो 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 चलो। सिंधिया जी ने कि तुम भी चलो चलो निकलो, ठीक है, तो फिर सरकार में हमें। और अगर हमने कोई गलत काम किया होता तो पहले से कई गुना ज्यादा मेजोरिटी के साथ हम फिर से सरकार में नहीं आते। जनता ने देख लिया 15 महीने में क्या क्या पाप हुए, ऐसे पाप अब नहीं होने देना। आप मूल्यों की बात कर रहे हैं, मूल्यों से सरकार बनती है, मूल्यों की सरकार, मूल्यों की बात, लेकिन जब चुनाव आते हैं तब तो लाडली बहना योजना जैसी योजनाएं ही मील का पत्थर है, तुरुप का इक्का साबित होती हैं। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, तुम्हें 60-65 साल बाद भी प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री आवास योजना की घोषणा क्यों करना पड़ी? फसल ऋण बीमा की घोषणा क्यों करना पड़ी? आयुष्मान की योजना क्यों बनाना पड़ी? उज्ज्वला जैसी योजनाएं क्यों बनाना पड़ी? क्योंकि 60-65 साल तक जो जहां था वही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया है कि सम्मान और संसाधन से जो भी पिछड़ गया है उसको बराबरी पे लाना, यही समरसता है। हम सबके भीतर एक ही रस है, एक प्रकार का खून है, फिर भी कोई छोटा बड़ा क्यों है आर्थिक दृष्टि से, उसको भी समानता में लाना चाहिए। इसी कड़ी में जो बहनों को डायरेक्ट बेनिफिट हो रहा है, भाई आज बहनों की स्थिति आप गांव में जाके देखो क्या है, पुरुष की सत्ता इस देश में आज भी, मानसिक रूप से पुरुष आज भी सत्तासीन है, परिवार में भी सत्ता में रहना चाहता है। तो महिलाओं, देखो साहब, जिसके पास पैसा होता है ना उसको सब पूछते हैं। आपको भी परिवार में भाभी को अगर आते होंगे पैसे तो आपको भी लगता होगा चलो यार इसको 3000 रुपये, 4000 रुपये, 1200, 1500 जो भी आते हैं, ठीक है, इसका भी अपना एक सम्मान है, बेटियों के बहनों के सम्मान के लिए किया गया। आप मुझे बताइए 60-65 साल तक 3-3, 4-4, 5-5 पीढ़ियां निकल गई 1947 के बाद, लगातार कांग्रेस ने शासन किया, किसी एक गरीब को घर बना के दिया? क्यों नहीं दिया भाई? और क्या जब लोकतंत्र में हम कहते हैं कि जनता की सरकार, जनता के द्वारा, जनता के लिए, तो पैसा आपके पिताजी का है क्या? जो टैक्स से पैसा आ रहा है वो किसी नेता के पिताजी का तो है नहीं, उसको उसी जनता के कल्याण में खर्च करना ही चाहिए। और आज जब ड्रेनेज खत्म हो गया, भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, तो पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है तो जनहित में लग रहा है, और लगना भी चाहिए, ये उसका अधिकार है, बहनों का भी अधिकार है, भाइयों का भी अधिकार। अरे 60-70 साल का आदमी जब होता था, गांव में लोग ये कहते थे कि अरे भैया उस पीपल के पेड़ के नीचे से मत जाना, वहां में प्रेत रहता है, वो फलाने कक्का गए थे सो ऐसे इठ गए, आज तक ऐसे ही पड़े हैं। क्यों कहते थे? अपनी इज्जत बचाते थे। कक्का को हो गया ब्रेन हेमरेज, हम सीटी स्कैन कराने के पैसे नहीं थे बेटों के पास, इसलिए उन्होंने कह दिया प्रेत है, उधर से कोई जान अहमद में पड़े हुए। आयुष्मान आने के बाद इस तरह की कहानियां बंद हो गई देश में। इस संवेदनाओं से होता है दोस्त। तो सर आप कह रहे हैं कि बीजेपी जब विपक्ष में थी तो मीडिया तब भी बीजेपी को वेटेज देता था। आज जब कांग्रेस की हम बात करते हैं तो कांग्रेस के नेताओं का आरोप रहता है कि मीडिया उनको तवज्जो नहीं देती। कहीं ना कहीं ये फ्रस्ट्रेशन उनकी बातचीत में, मीडिया पर आरोप में भी निकलता है। तो क्या वजह इसकी देखते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया किसी व्यक्ति को, किसी संस्था को, किसी पार्टी को तवज्जो नहीं देता, वो खबर को तवज्जो देता है। अब खबर क्या होता है? समथिंग टू बी न्यू, कुछ नया तो करो। अगर आपके पास खबर नहीं है तो मीडिया क्यों छापेगा आपको? तो खबर तब होती है जब आप काम करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तो ऐसा संगठन है कि अहिर्निश काम करता है। अब इस समय देखिए आप, हमारे यहाँ विकसित भारत अभियान चल रहा है, सरदार पटेल की जो है 150वीं जयंती चल रही है। अब हमारे यहाँ SIR का काम भी चल रहा है। हमारे यहाँ वंदे भारत का, जिसको वंदे भारत का कत्ल करने का काम है, इस वंदे मातरम को बर्बाद करने का काम जिस कांग्रेस ने किया, उसके स्वाभिमान के जागरण का काम फिर से हमने शुरू किया है। 150वां वर्ष उसका हो गया है। तो कुल मिला के ऐसे ऐसे काम हम लोग कर रहे हैं, तो कई बार लगता है कि हम राजनीतिक दल हैं कि सामाजिक आंदोलन है। हम लोग भी सोचने लगते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस प्रकार के चिंतन करते हैं कि भारत की जड़ों में, भारत के मूल में क्या क्या है जिसके जागरण की आवश्यकता है। तो वो सारे काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कर रहा है।
अब जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रोज करेगा, आज वंदे मातरम हमने गाया, आपने भी देखा, कांग्रेस ने क्यों नहीं गाया? कांग्रेस से कोई सवाल पूछे, कांग्रेस ने क्यों नहीं गाया? क्या वंदे मातरम से कांग्रेस को नफरत है तो उजागर करे। हमने गाया तो हमारे लिए दिन भर की खबर है भाई। अब खबर छपेगी सवेरे अखबारों में, चैनलों में चलेगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने, प्रदेश अध्यक्ष ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अमुक अमुक स्थानों पर वंदे मातरम का गान किया। अब आप नहीं कर रहे हैं, शून्यवटा सन्नाटा है, आपके यहाँ मातम पसरा है, तो मीडिया क्या करेगा? मीडिया को तो भाई खबर चाहिए। आप काम करोगे, आप छपो। तो सर, आप संगठनात्मक गतिविधियों पर आते हैं। हेमंत खंडेलवाल जी की टीम में भी आप प्रदेश मंत्री के रूप में हैं, तो इस टीम को आप किस रूप में देखते हैं? ये टीम पार्टी को कहां तक ले जाएगी? मुझे लगता है इस टीम में एक बेहतर प्रयोग हुआ है कि अनुभव और ऊर्जा, इसका मिलन हुआ है। ऐसे कार्यकर्ताओं को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई हैं जिनका लंबा अनुभव है, और ऐसे कार्यकर्ताओं को भी बड़े स्थानों पर लाया गया है जिनके अंदर ऊर्जा है, एक युवा खून है अभी, और कुछ करने का जज्बा है। ऐसे लोगों को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां देकर आगे की पीढ़ी के लिए भारतीय जनता पार्टी कैसे चलना है, इसकी योजना पर काम हुआ है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दीनदयाल जी के उस ध्येय वाक्य पर काम करती है कि जो सरकार, जो संगठन, जो समाज, जो संस्था समयानुकूल नवाचार नहीं करती, वो समाप्त हो जाती है। यही तो हुआ। ज्योति के बसु के बाद क्या, एक बंगाल बचा था, वो भी हाथ से गया, और अब तो कम्युनिस्टों का आता पता ही नहीं पूरे देश में। क्यों? क्योंकि ज्योति बसु ही ज्योति बसु, उसके बाद तो कुछ नहीं। भट्टाचार्य बने तो उसके बाद ऐसा भट्टा बैठा उनका। क्यों? युवाओं को नहीं जोड़ा, नेक्स्ट जनरेशन की चिंता नहीं की। भारतीय जनता पार्टी नेक्स्ट जनरेशन की लगातार चिंता कर रही है, उनका परिमार्जन करना, उनका प्रबोधन करना, उनको संस्कार देना, और भारतीय जनता पार्टी के मूल तत्व में क्या है, क्या अपेक्षाएं संगठन की हैं, उनको पूरा करने के लिए एक नए प्रकार की टीम तैयार करना। और मुझे लगता है ये बेहतरीन प्रयोग माननीय हेमंत खंडेलवाल जी ने किया है कि कई युवाओं को बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी हैं, अनुभवी लोगों को बनाए रखा है, उनको भी कुछ ना कुछ। देखो, पार्टी विलक्षण है। एक उदाहरण दूं आपको, भगवान दास सबनानी जी हमारे यहाँ महामंत्री थे, आज भी पदाधिकारी नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनके अनुभव का लाभ लेते हुए SIR का संयोजक किसको बनाया? अब दूसरी पार्टी में संभव नहीं है। कार्यकर्ता को, हर कार्यकर्ता को काम, हर काम के लिए कार्यकर्ता, ये भारतीय जनता पार्टी है। हेमंत जी ने लिमिटेड लोगों को पिछली टीम से, जो संविधान कहता है, कंटिन्यू किया। उनमें से एक आप भी हैं। VD शर्मा के रूप में काम करने का अनुभव, और पिछले अध्यक्षों के साथ भी आपने प्रदेश मीडिया प्रभारी के रूप में काम किया। हेमंत जी के साथ जब वो अध्यक्ष बने थे तब भी आप निवर्तमान महामंत्री थे, मंत्री थे, और अब भी मंत्री हैं आप। कैसा अनुभव रहा ये 2-3 महीने का? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि देखो, VD शर्मा जी के साथ काम किया, वो एक अलग प्रकार के युवा ऊर्जा थी, और जब हम विपक्ष में चले गए थे कुछ दिन के लिए, तो इसी प्रकार के नेतृत्व की आवश्यकता थी जो एकदम दमदारी से भिड़ के काम करे, अड़ के काम करे। और आज जब सारी परिस्थितियां अनुकूल हैं, केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, संगठन व्यवस्थित काम कर रहा है, तब इस प्रकार के कूल व्यक्ति की कई बार आवश्यकता पड़ती है। हर समय की अपनी आवश्यकता होती है। आज हेमंत जी जैसा व्यवस्थित व्यक्ति, संस्कारों से परिपूर्ण व्यक्ति, जिनके पूरे परिवार में भाजपा जनसंघ समाया हुआ है, उनके पूज्य पिताजी से लेकर अभी तक एक लंबा इतिहास है उनके परिवार का, संघ का और जनसंघ का और भारतीय जनता पार्टी का। उनको सब पता है किस कार्यकर्ता की क्षमता क्या है, उनको बोलने की जरूरत नहीं है। वो शो ऑफ नहीं करते, और मैं तो उनका अभिनंदन करूंगा। उन्होंने एक नई परिपाटी विकसित की भारतीय जनता पार्टी में, जो कहीं छोटा सा भटकाव आ रहा था दिखावे का, जलसे का। उन्होंने कहा, मेरे जन्मदिन पर कोई कार्यकर्ता होर्डिंग नहीं लगाए, कोई खर्चा नहीं करे। मैं इतना गदगद था उस दिन, कम से कम राजनीति में जो शुचिता के साथ काम करना चाहते हैं, जो बिना इधर उधर की तिकड़म किए आर्थिक व्यवस्थाएं करके अपना जीवन चलाना चाहते हैं, उनके लिए बेहतरीन संदेश मेरे अध्यक्ष ने दिया। तो ये एक नई प्रकार की चीजें वो लेकर आए हैं, और नए प्रकार की ऊर्जा, नए प्रकार का उत्साह उन सभी कार्यकर्ताओं में आया है जिनको कई बार लगता था कि धन के बिना भी राजनीति हो नहीं सकती। ऐसा एक विचार आजकल राजनीति में चलने लगा है कि राजनीति करना तो पैसे की बहुत आवश्यकता होती है, लेकिन हेमंत जी ने ऐसी एक लाइन खींच दी है कि पैसे की नहीं, विचार की आवश्यकता होती है। आप विचार के लिए काम करिए, आप शुचिता के साथ काम करिए, आपको अवसर मिलेगा। नहीं, पर ऐसा कहा जाता है कि हेमंत जी जिस ऊर्जा के साथ आए थे, लेकिन टीम में
कहीं ना कहीं समीकरणों को साधना, नेताओं को साधना, वो अपनी चॉइस को उस ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए जैसा वो चाहते होंगे। नहीं, भारतीय जनता पार्टी में अपनी चॉइस होती भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक निर्णय होते हैं, चॉइस नहीं होती। निर्णय चॉइस में अंतर है, मुझे ये पसंद है वो पसंद नहीं है, ये चॉइस है। निर्णय ये होता है कि कौन व्यक्ति किस काम को ठीक से कर सकता है, 4 लोग बैठकर उसका निर्णय करते हैं, उसके बाद टीम बनती है। हमारे यहाँ जो आसंदी है उसका सम्मान होता है। आसंदी पर हेमंत जी बैठे हैं, वे सर्वोपरि हैं। आसंदी पर कल कोई और बैठेगा, वो सर्वोपरि है। लेकिन आसंदी पर बैठने वाला व्यक्ति ही सारे निर्णय करता है, चॉइस करता है। चॉइस नहीं होती, निर्णय करता है, और निर्णय सबसे परामर्श के बाद ही किए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी परिवार है, परिवार है। ये पार्टी पूरे परिवार को साथ में लेकर चलने वाले लोग हैं, इसलिए परिवार निर्णय करता है। तो अभी आपकी नई टीम की बैठकें हुई होंगी या हो रही होंगी, तो किस दिशा में अब ये संगठन उनके नेतृत्व में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या एक्शन प्लान आपका होगा? क्योंकि अब एक और दौर सरकार का है, फिर एंटी इनकम्बेंसी की बारी आएगी, तो जिम्मेदारी तो बहुत है। देखो, हेमंत जी ने अपने पहले भाषण में कहा था, अगर एक शब्द मैं कहूं तो कार्यकर्ता के आचरण को लेकर उसको ये हमेशा चिंता करना चाहिए कि मेरा टर्नआउट कैसा है। उनका पहला भाषण आपने सुना होगा कि आप सभी पार्टी के अध्यक्ष हो और इस गरिमा को सब लोग बना के रखें। पहला मैसेज तो ये है। दूसरा, अभी परिचय बैठक हुई है क्योंकि बिहार का चुनाव आ गया। बहुत सारे कार्यकर्ता पदाधिकारी, मैं भी उसमें था बिहार के चुनाव में, कल ही लौटे हैं, कुछ अभी 10 तारीख तक लौटेंगे। तो इसलिए कोई वैसी बैठक नहीं हुई है, परिचय बैठक हुई है। माननीय शिवप्रकाश जी वगैरह सब उसमें आए थे। उस परिचय बैठक में भी काफी कार्यकर्ता की मर्यादाएं क्या है, कैसे रहना है, क्या करना है, ये सब। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जोर तो इसी बात पर दिया जाता है, मर्यादाओं में काम कैसे करना है, जनहित के काम कैसे करना है। सरकार जो काम कर रही है उस सरकार के काम को समाज तक ले जाना। देखो, समाज ही सर्वोपरि है। लोकतंत्र में सबसे ताकतवर कौन होता है? वोटर। और वोटर सही दिशा में वोट करे, ये जिम्मेदारी किसकी है? ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है कि आपने जो सरकार बनाई है, आपने अपना बहुमूल्य वोट देकर जो सरकार बनाई है, आपकी अपेक्षाओं के अनुकूल ये काम वो सरकार कर रही है, ये बताना वो हमारा मालिक है वोटर। इसलिए मालिक तक व्यवस्थित चीजें ले जाना ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का काम है। और मुझे लगता है कि हेमंत जी जैसे व्यवस्थित व्यक्ति बहुत व्यवस्थित काम करते हैं। कोई दिखावा नहीं, कोई तामझाम नहीं, पूरे समय काम में लगे रहते हैं, पूरे समय योजना चलती रहती है उनके दिमाग में, क्या करना है, कैसे इंप्लीमेंट करना है। हम अगर किसी काम को कर रहे हैं तो वो भी बीच बीच में पूछताछ करते रहते हैं, सीधे क्या हुआ, कैसे हुआ। तो ये एक अलग प्रकार की पद्धति है। भारतीय जनता पार्टी को समझना ही अपने आप में एक सौभाग्य है। नहीं, एक तरफ उमंग सिंगार, जीतू पटवारी हैं, दोनों ही अपने अलग ढंग से काम कर रहे हैं। उमंग सिंगार तो अब नए आदिवासियों की आइडेंटिटी को लेकर भी बात कर रहे हैं, और जीतू पटवारी एग्रेसिव ढंग से संगठन चला रहे हैं। देखो, कांग्रेस दल नहीं है, कांग्रेस दलदल है। उसमें आज की परिस्थिति है कि जो भी उसमें उतरेगा उसके कीचड़ में पैर सनने ही है, क्योंकि दलदल हो चुका है। जिस पार्टी ने ऐसे अध्यक्ष को, ऐसे नेता को अध्यक्ष बना दिया हो जो खुलेआम कार्यकर्ताओं की मां बहन जैसी घटिया हरकतें करता हो, और जो कहता हो कि पार्टी जाए तेल लेने, तू मेरा काम कर, ऐसे इंडिविजुअलिस्ट लोग जहां हैं, ऐसे व्यक्तिवादी लोग जहां हैं कि मेरा काम कर, पार्टी चली जाए तेल लेने, ये बयान आपने भी सुना होगा, सारी दुनिया ने सुना है। उस व्यक्ति को पार्टी अध्यक्ष बनाती है। उमंग सिंगार के साथ क्या क्या नहीं हुआ बीच में। ये वही उमंग सिंगार है ना जो अपनी सरकार को कहते थे कि माफिया चलाता है, वही है। आप शायद पहचान रहे हो, वही है। उन्होंने कहा कि रेत माफिया, शराब माफिया हमारी सरकार को चलाता है पीछे से। वो कौन था, किस पे टिप्पणी थी? जिस पार्टी में इस प्रकार की घटिया टिप्पणी होती हो, वो कोई दल है? मैंने शुरू में ही कहा, जिस पार्टी का नेता अपने ही सरकार के ऑर्डिनेंस को फाड़ देता हो प्रेस के सामने, वो कोई दल है? दलदल है वो। इसी दलदल की क्या चिंता करना। अब सत्ता और संगठन की बात करें, नए अध्यक्ष के बाद सत्ता और संगठन का तालमेल किस तरह का रहेगा? कार्यकर्ताओं की जो व्यथा, चिंता, आकांक्षाएं, अपेक्षाएं नए अध्यक्ष के रूप में आप भी जिस टीम में शामिल हैं, किस तरह से वो परिवर्तित होंगी या पुराने स्वरूप में वापस लौटेंगी जिसकी वो आप आकांक्षा करते थे? देखो, बहुत स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब भारतीय जनता पार्टी ने तय किया, माननीय मोहन यादव जी हमारे सरकार के मुखिया होंगे, हेमंत खंडेलवाल जी हमारे संगठन के मुखिया होंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो सरकार का निश्चित तौर पर दायित्व है कि भारतीय जनता पार्टी के सोच के अनुकूल ही सारे काम होंगे, हो रहे हैं।
वंदे मातरम के विभाजन के विरोध में हमारा परिवार हमेशा से था। आज अवसर पड़ा, उसका महिमा मंडन कैसा किया जाए। अंतिम व्यक्ति की बात की दीनदयाल जी ने। आज चाहे आप लाडली बहना की बात करो, चाहे आप आयुष्मान की बात करो, चाहे अन्य योजनाओं की बात करो, जिस प्रकार के, चाहे भावांतर की अभी आप बात करो, ये सारे काम इसलिए हो रहे हैं कि दीनदयाल जी कह के गए थे कि जो व्यक्ति पिछड़ गया उसको आगे लाना है। ये क्या विचार ने कहा, विचार ने जो कहा उसको पूरा कौन कर रहा है? सरकार कर रही है। इसलिए बेहतर सामंजस्य, हमें अपने विचार की स्थापना के लिए ही प्राणपण से काम करना है, चाहे वो संगठन के स्तर पे हो, चाहे सरकार के स्तर पे हो। सरकार में भी जो निर्णय होते हैं वो संगठन में बात होती है, संगठन में जो निर्णय होते हैं वो सरकार में भी बात होती है। कोई ऐसे नहीं चलते, हम लोग ऐसे चलते हैं, हम लोग इस प्रकार से काम करने वाले हैं। अब 4 अध्यक्षों के साथ करीब से आप काम कर रहे हैं, 2 के साथ प्रदेश महामंत्री और प्रदेश मंत्री और 2 के साथ मीडिया प्रभारी, 3 के साथ मीडिया प्रभारी। तो चारों को यदि तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो श्रेष्ठतम सभी चीजों को हम एवरेज निकाल के देखें तो कौन है? देखो, ये जीवन रेमंड का विज्ञापन तो है नहीं जिसमें द कंप्लीट मैन मैं कह दूं। हर व्यक्ति की अपनी अपने प्रकार की खूबियां होती हैं। मैंने कहा नंदू भैया की जो खूबियां थी वो अलग प्रकार की थी। नंदू भैया 24 घंटे गाड़ी में रह के किसी भी कार्यकर्ता के लिए कुछ भी कर गुजर सकते थे। पूरे समय भागना, पूरे समय इमोशनली लड़ना, अपने कार्यकर्ता के लिए अड़ना, मतलब ये नंदू भैया का स्वभाव था। मतलब लोगों को कैसे गले लगाया जाता है, ये नंदू भैया से सीखने लायक चीज है। देखा नंदू भैया की जिस दिन अंत्येष्टि थी, दुर्भाग्यपूर्ण उनका निधन हुआ कोरोना के कारण। मैंने इतनी बड़ी अंतिम यात्रा अपने जीवन में नहीं देखी। उनके गांव में स्थान ही नहीं था 6-7 किलोमीटर तक, और अपने यहाँ कहा गया है कि व्यक्ति कैसे जीवन जिया ये उसकी अंतिम यात्रा बताती है। तो नंदू भैया की अंतिम यात्रा ने ये बताया कि नंदू भैया क्या चीज थे। माननीय राकेश सिंह जी को उनका उत्तराधिकारी बनाया गया था। राकेश सिंह जी, मेरा सौभाग्य से राकेश सिंह जी ने मुझे पढ़ने लिखने का बहुत अवसर दिया। मैंने देखा कि व्यवस्था पालन ये राकेश सिंह जी से सीखना चाहिए। मैंने प्रारंभ में भी कहा कि व्यवस्था के प्रति जितने आग्रही वो थे उतना आग्रही कोई हो नहीं सकता। राजनीति में रह के भी व्यक्ति सिस्टम से चलना चाहता है, ये जीवन का गुण धर्म है, इसको सीखना चाहिए। सिस्टम क्या होता है लाइफ का सिस्टम हमने सीखा उनसे, राकेश सिंह जी से। और वो भी अड़ते थे। मुझे याद है भोपाल की एक घटना, हम विपक्ष में थे, माननीय अमित शाह जी को आना था, कलेक्टर परमिशन नहीं दे रहा। राकेश सिंह जी ने कहा कि मैं राकेश सिंह हूं, पार्टी का अध्यक्ष हूं और मेरे नेता की रैली तो वहीं से निकलेगी। वो दिखावा नहीं करते थे, लेकिन उनकी दृढ़ता थी। उन्होंने कलेक्टर को कहा आप रोक सकते हैं तो रोक लीजिए, हम कोई गलत काम करने नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि जी इसका इलाका और उसका इलाका है। इलाके गुंडों के होते हैं, नागरिकों के नहीं होते। और उसी इलाके से रैली हमारी निकली, वो निकली, ये उनकी दृढ़ता थी। ऐसे काम करते थे। अब बीडी शर्मा जी तो आप जानते हो, उनका बैकग्राउंड विद्यार्थी परिषद का था, छात्रों के बीच में काम किया पूरे जीवन राष्ट्रीय स्तर तक। तो अलग प्रकार की ऊर्जा थी, युवा ऊर्जा थी। और जिस समय कमलनाथ की सरकार बन गई थी, जा रही थी, उस समय डिफेंड करने के लिए जिस प्रकार का व्यक्ति चाहिए था वो बीडी शर्मा में सारे गुण थे। लड़ते थे वो, उनकी लड़ने की वृत्ति थी, अपने कार्यकर्ता के लिए, अपनी पार्टी के लिए, अपने सिद्धांतों के लिए लड़ना और युवा ऊर्जा के साथ लड़ना। सबसे अच्छी बात यह थी कि जब वो अध्यक्ष बने तो युवाओं में अलग प्रकार का उत्साह था और उन्होंने उसको संबोधित भी किया, उस तरह का काम भी किया। और मुझे भी उनके साथ मीडिया प्रभारी के रूप में, तदुपरांत प्रदेश मंत्री के रूप में, दोनों रूप में काम करने का अवसर मिला। मुझे लगता है उनको एक ऊर्जा उनसे सीखने वाली चीज है। ऊर्जा क्या चीज होती है? अब हेमंत जी के बारे में तो आपने बता ही दिया। ग्वालियर चंबल को आप रिप्रेजेंट करते हैं संगठन में। राजमाता जी के साथ काम करने का आपने एक बहुत अच्छा अनुभव बताया। अब उनके पौत्र यहाँ पर हैं और भी पीढ़ी के लोग आ रहे हैं सियासत में, क्या बदलाव आया है ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने के बाद? देखो, सिंधिया जी के परिवार का ये इतिहास रहा है। राजमाता जी का इतिहास भी ये था कि जब उनको लगा कि जनता पर अत्याचार हो रहा है तो उन्होंने भी एक सरकार को गिरा दिया था, आपको याद हो तो, सभ्य सरकार बनी। तो चूंकि वो प्रजा के पालक रहे हैं और उस वहाँ के राजा रहे हैं, निश्चित तौर पर प्रजा का कल्याण, प्रजा के हित, ये उनका निश्चित तौर पर स्वभाव उनके जीन्स में है। तो राजमाता जी ने जो किया वही तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने किया। उन्होंने 3 बार, 4 बार, 5 बार कहा कि देखो भाई ये जनहित के काम नहीं हो रहे, मैं सड़क पे आ जाऊंगा। ये सरकार में रहते अपने मुख्यमंत्री से कहने का मादा बहुत कम लोगों में होता है। और केवल कहा नहीं, जब कमलनाथ जी ने उनको अनदेखा किया, अपमानजनक टिप्पणियां शुरू की, तो उन्होंने एक दिन सड़क पे आके कमलनाथ को सड़क पे ला दिया। ये परिणाम होना ही था। एरोगेंट थे कमलनाथ जी, बेसिकली राजनेता नहीं है, कमलनाथ जी व्यापारी है।
कमलनाथ जी को क्या लग रहा था कि धन से सरकार चल सकती है। सरकार मन से चलती है भैया, धन से नहीं चलती। नहीं, पर वहां की जनता तो अब इतना बड़ा काम किया तो उनको सीएम के रूप में देखना चाहती थी ना, पार्टी ने अन्याय किया उनके साथ। नहीं देखिए, ऐसा मैंने कहा ना, पार्टी में भारतीय जनता पार्टी की अगर आप बात कर रहे हैं तो कांग्रेस को जो वोट मिले थे उस समय, देखो मैं आपको दूसरी बात कह रहा हूँ, तो कांग्रेस को उस चुनाव में जो बम्पर जीत मिली थी ग्वालियर चंबल में, वो इस आशा के साथ मिली थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन कमलनाथ जी ने क्या किया, दूल्हा किसी को घोषित किया और बारात खुद की निकाल ली। वो कमलनाथ जी ने पहला अन्याय किया उनके साथ। भारतीय जनता पार्टी में जब वो शामिल हुए तब इस प्रकार की कोई परिस्थिति नहीं थी, न इस प्रकार की कोई बात थी। वो सिद्धांतों के लिए लड़े, सिद्धांतों के लिए लड़के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, उनके मित्र शामिल हुए, कमलनाथ जी की सरकार गिर गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। और अगर अनैतिक कोई काम होता तो जनता जवाब देती। उसके बाद जो चुनाव हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी को पहले से कहीं ज्यादा सीटें मिली। इसका मतलब यह था कि भारतीय जनता पार्टी का और सिंधिया जी का निर्णय ठीक था। आखिरी सवाल, आपके व्यक्तिगत जीवन को लेकर, पत्रकार से मीडिया प्रभारी और फुल फ्लैश पॉलिटिशियन, और पॉलिटिशियन होने के नाते जन नेता बनने का भी, एक पब्लिक लीडर बनने के लिए चुनाव लड़ने का भी एक शगल होता है, इच्छा होती है, पर पार्टी ने शायद आपको मौका नहीं दिया। तो आप संतुष्ट हैं इस यात्रा से? इस यात्रा के अगले पड़ाव में हम लोकेंद्र पारेशर का कोई अलग रूप भी देखेंगे? मैं जहाँ पैदा हुआ उस गांव में मेरा कोई खानदानी वैभव नहीं था। मैं वहाँ से निकलकर शहर आया 9th क्लास से पढ़ने, शिक्षा पूरी हुई। शिक्षा के बाद विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आया, फिर संघ के संपर्क में आया, फिर कुछ लोगों की कृपा हुई, उनको लड़का हिंदी विंदी ठीक है पढ़ता लिखता है, उन्होंने मुझे प्रूफ रीडर की नौकरी लगवा दी किसी एक अखबार में। प्रूफ रीडर के, तो उस अखबार के संपादक को लगा कि यार ये तो प्रूफ रीडर से आगे की स्किल है, तो उन्होंने मुझे संपादकीय में बिठा दिया। मुझे लगता है जीवन में जो कुछ होता है, 2014-15 में मुझे संकेत हुआ कि अब आपको छोड़ देना चाहिए, बहुत हो गया। जब संकेत हुआ छोड़ देना चाहिए तब किसी ने ये नहीं कहा कि तुम्हारा आगे क्या उपयोग होगा, लेकिन जिस व्यवस्था में हम चलते हैं वहाँ सूचना पालन इतना ही सीखा है। सूचना आई है, उसका पालन करिए, उस पर कोई चर्चा नहीं करनी। तो सूचना आई कि अपने को अब छोड़ देना चाहिए, छोड़ दिया। उसके बाद शिक्षण मंडल का काम कुछ दिन किया। अचानक 14 अगस्त के दिन 2016 में सुबह एक लिस्ट जारी हुई भारतीय जनता पार्टी की। उससे पहले मुझे दूर दूर तक पता नहीं था ऐसा होने वाला है। हाँ, दूर दूर तक ठीक है, चर्चाएं चल रही थी, चलती रहती हैं कि खाली है तो कुछ उपयोग होगा। उसमें मीडिया प्रभारी के रूप में मेरा नाम था। सबसे पहले भोपाल के मित्रों ने मुझे फोन किया था, मुझे जानकारी हुई मैं किसी कार्यक्रम में था, अखंड भारत दिवस के कार्यक्रम में। तो किस्मत यहाँ लेकर आई, आगे मुकद्दर कहाँ ले जाएगा पता नहीं। जो निर्णय जिन लोगों को करना है वो निर्णय करेंगे। हर कार्यकर्ता चुनाव लड़े, आवश्यक तो नहीं है। पूज्य ठाकरे जी ने पूरा जीवन लगा दिया आज, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश को ठाकरे जी के नाम से ही जानते हैं। उनसे बड़े बड़े पदों पे लोग रहे, उनके नाम से नहीं जानते। उन्होंने कभी नहीं कहा मुझे चुनाव लड़ाओ। दीनदयाल उपाध्याय जी हमारे सिरमौर हैं, एक बार उनको धक्के दे दे के चुनाव लड़वाया, बड़ी मुश्किल से मना करते रहे, मैं नहीं लड़ूंगा, मैं नहीं लड़ूंगा, लड़वा दिया। लेकिन चुनाव लड़ना नहीं लड़ना ये बहुत महत्वपूर्ण है। संगठन आपको काम दे रहा है, संगठन चुनाव लड़ना ही कहेगा निश्चित तौर पर चुनाव लड़ेंगे, नहीं कहेगा तो जो लड़ेगा उसके लिए काम करेंगे। हम तो इन लोगों से यही सीखे साहब, चुनाव लड़ने से ही कुछ नहीं होता है भाई। ठाकरे जी जैसे लोग, दीनदयाल जी जैसे लोग उदाहरण है हमारे सामने। जेटली जी हमारे बहुत बड़े नेता थे, लगातार मंत्री रहे, राज्यसभा में रहे, एक बार चुनाव लड़ने का चुनाव हार गए। उन्होंने उस दिन कहा मैं इसके लिए बना ही नहीं, दोबारा चुनाव नहीं लड़े। तो कोई आवश्यक नहीं है। आज उनके प्रति सम्मान है, उनसे अच्छा वक्ता, उनसे ऑनेस्ट नेता देश ने खोया है। इतने ऑनेस्ट व्यक्ति थे कि दिवाली पे कोई गिफ्ट उनको दे जाए तो उसकी मना नहीं करते थे, कीमत निकलवा के उससे डबल गिफ्ट उसके घर भिजवाते थे बाद में। ऐसा ईमानदार नेता था। आज लोग सम्मान से उनको देखते हैं, आज नहीं है दुनिया में, एक अलग बात है। कुल मिला के आवश्यक नहीं है चुनाव लड़ना, लेकिन चुनाव लड़ने का अवसर मिलेगा तो निश्चित तौर पर खुशी होगी, मैं इसको भी नहीं छुपाऊंगा। आप बहुत सरलता से चलना चाहते हैं, लेकिन ट्विटर पर ही आपने लिखा कि सरल रास्ते पे चलना सबसे कठिन है। हाँ, और उस कठिन काम को करते रहना चाहिए। अगर आपको अवसाद से बचना है, व्यक्तिगत जीवन में अवसाद से बचना है, तो आपको 10%, 20% वैराग्य हमेशा अपनी जेब में रख के चलना चाहिए। अगर आपको डिप्रेशन से बचना है, स्ट्रोक से बचना है, इससे झटके से बचना है, ठीक है, और समाज के तानों से बचना है। अरे वहां थे तब ऐसा व्यवहार करते थे, अब देख लो हम जब जैसे थे वैसे, तब भी सरल थे, आज भी सरल है। मुझे कठिन रास्ता हमने चुना है, हम कठिन नहीं होंगे, हम सरल ही रहेंगे।
तो रास्ते कितने भी कठिन हो, लेकिन आप ऐसे ही सरल बने रहें, सहज बने रहें, मृदुभाषी और दोस्तों के लिए दोस्त। लोकेन पाराशर जी ने जो बातें कही वो निश्चित रूप से एक राजनेता की दृष्टि से, पत्रकार की दृष्टि से और विश्लेषक की दृष्टि से ऐसी बातें हैं जो सियासत को एक नई दिशा देती हैं, नई समझ देती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद लोकेन जी, आप हमारे साथ जुड़े। बहुत धन्यवाद। फेस बियॉन्ड फेस में आज इतना ही। अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।